अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पार्ट 7 का। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग कहना चाहिए पिछले वीडियो में ये सब को हम लोग अध्ययन कर लिए हैं, तो इसके अंतर्गत जो पार्ट 7 है मतलब आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो अग्नाशय में उपयुक्त सेल्स का नाम बताइए, यहाँ तक हम लोग अध्ययन पहले ही कर लिए थे। ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिजिटल ऐप के माध्यम से हम लोग कलरफुल चित्र की सहायता से अध्ययन कर रहे हैं। ये ऑफलाइन जब हम लोग क्लासरूम में अध्ययन करते हैं तो ऐसे चित्र आपको देखने को नहीं मिलेंगे और नहीं इतना विस्तृत अध्ययन हम लोग नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जब 11वीं 12वीं का हम लोग अध्ययन कराते हैं तो हमको कहने चाहिए एक निश्चित समय मिलता है। ठीक है। 40 मिनट का कहना चाहिए एक पीरियड मिलता है, उसमें कहना चाहिए 40 मिनट में अपने टारगेट को पूरा करना होता है, क्योंकि अगला पीरियड किसी दूसरे सब्जेक्ट का होता है। तो दूसरे टीचर कहना चाहिए अपनी पीरियड को लेकर लाइन में लगे रहते हैं, तो हमको कहना चाहिए मजबूरन अपने 40 मिनट में ही कहना चाहिए लेक्चर को क्या करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम उतना विस्तृत अध्ययन नहीं करा सकते, क्योंकि और पूरी कोर्स को भी पूरी करना होता है। और यहाँ पर डिजिटल माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास समय ही समय है कि मतलब मैं 30 मिनट पढ़ाऊँ कि 50 मिनट कि 60 मिनट कि 90 मिनट कि 2 घंटे, ये कहना चाहिए मेरी क्षमता के ऊपर है कि मैं कितनी कहना चाहिए उतनी विस्तृत आप लोगों को जानकारी दे सकता हूँ। गूगल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहिए कलरफुल चित्रों की सहायता से समझा सकता हूँ। ठीक है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए अच्छी प्लेटफॉर्म है। आप लगातार कहना चाहिए मेरे यूट्यूब से जुड़े रहिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, इसको आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब से करिए। आपके जो भी मित्र है जो 11वीं में है, जो 12वीं में है, जो नीट का तैयारी कर रहा है या फिर तैयारी करने वाला है, या फिर आप कोई भी राज्य में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, क्योंकि ऑल इंडिया में कहना चाहिए एनसीईआरटी का ही सिलेबस चलता है। तो यदि आप कहना चाहिए लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी में कहना चाहिए आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप कहना चाहिए किसी भी राज्य के हो स्टूडेंट्स हो, क्योंकि सभी के सिलेबस एक समान है। ठीक है। ये तो कहना चाहिए ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरनेशनल होते हैं कि आप अन्य देश में भी जाकर कहना चाहिए बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो इसी चैप्टर का आप अध्ययन करेंगे, इसी प्रकार के वहाँ भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ में कि मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में कि बिहार में ऐसी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। ये जो साइंस सब्जेक्ट होते हैं इंटरनेशनल सब्जेक्ट होते हैं। आप चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम अध्ययन करें, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम, चाहे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, चाहे नर्वस सिस्टम, चाहे इंडोक्राइन सिस्टम, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। आप किसी भी देश में जाइए यही सिलेबस आपको मिलेगा, क्योंकि ये मेडिकल साइंसेस का आधार है। ठीक है जी। मेडिकल साइंस कहना चाहिए बायोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए अग्नाशय में उपयुक्त सेल्स का नाम बताइए। तो अभी आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था, इसमें 4 सेल्स होते हैं। एक होते हैं अल्फा सेल्स है, एक होते हैं बीटा सेल्स है, और एक होते हैं डेल्टा सेल्स है, और एक होते हैं एफ सेल्स है। क्लियर। जो डेल्टा सेल्स होते हैं, एफ सेल्स होते हैं, इनके कार्य कहना चाहिए अज्ञात होते हैं। क्लियर। और जो बीटा सेल्स होते हैं इनसे इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अल्फा सेल्स से कहना चाहिए ग्लूकागोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो इंसुलिन हार्मोन के इनके कार्य जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और इस ऑर्गन को कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर। आगे चलते हैं। लाल चिन्ह में प्रदर्शित ऑर्गन का नाम बताएं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाई दे रहा है और मानव शरीर दिखाई दे रहा है। ये जो रेड कलर में, ठीक है, आपको बताना है रेड कलर में जो चित्र दिखाई दे रहा है उस ऑर्गन का नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ठीक है जी। जनरली तौर पर हम लोग इसके बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। तो ये कहना चाहिए लीवर गलत, पेनक्रियास गलत। तो ये क्या है, ये स्प्लीन, इसको हिंदी में प्लीहा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, प्लीहा। ये जो स्प्लीन होता है, और कहना चाहिए यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड सा होती है, जो कहना चाहिए चाइल्ड में ही सक्रिय होती है, और हमारे शरीर में कहीं कहीं पर कहना चाहिए नोड्स पाई जाती है, लिफ नोड्स। ये जो कहना चाहिए जो लिफ नोड्स होते हैं, ठीक है, और ये जो थाइमस ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो स्प्लीन होते हैं, ये सब कहना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को क्या प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, स्प्लीन को कहना चाहिए रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि जो आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, मतलब रक्त होते हैं, एक निश्चित समय के बाद डेथ हो जाते हैं, तो उनको कहना चाहिए इनकी साफ सफाई करते हैं, जिनके कारण इसको रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ये अमाशय के पास एक छोटी सी आर्गन होती है गुलाबी कलर की, अमाशय के आसपास एक छोटी सी गुलाबी कलर की आर्गन होती है, उसी को क्या कहा जाता है, स्प्लीन कहा जाता है। क्लियर। ये भ्रूण में रक्त का निर्माण करता है, याद रख लेंगे, भ्रूण में रक्त या आरबीसी का निर्माण एक तो लीवर से होता है और दूसरा स्प्लीन से होता है। भ्रूण में आरबीसी या रक्त का निर्माण एक होता है लीवर से और एक होता है स्प्लीन से। बाद में कहना चाहिए रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा से होती है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, यह चित्र कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रदर्शित करता है। हालांकि ये क्वेश्चन कहना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम से है, लेकिन चूंकि इसका संबंध कहना चाहिए किससे है, लिप सर्कुलेटरी सिस्टम से है, लिप से है। क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ आर्गन का नाम बता रहा था, तो यहाँ पर थाइमस ग्लैंड्स का नाम आया हुआ है और स्प्लीन का आया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो लिप नोड्स होती है, इससे संबंधित मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन कहना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये कहना चाहिए जो रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कहना चाहिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर कहना चाहिए जो ये हरी हरी दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको व्यक्त कर रहा है, ये कहना चाहिए लिप सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है ये, लिप सर्कुलेटरी सिस्टम, लसिका परिवहन तंत्र। लसिका परिवहन तंत्र में ही कहना चाहिए बीच बीच में कुछ क्या पाई जाती है, गांठ पाई जाती है, कहीं कहीं पर क्या पाई जाती है, गांठ पाई जाती है। उसी गांठ को क्या कहा जाता है, लिप नोट्स का है, क्या कहा जाता है, लिप नोट्स। यही कहना चाहिए एंटीबॉडी का क्या करती है, निर्माण करते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गोल घेरे में प्रदर्शित ऑर्गन का नाम बताएं। गोल घेरे में प्रदर्शित ऑर्गन का नाम बताएं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से ऑर्गन हैं। ठीक है, स्प्लीन गलत, थाइमस ग्लैंड्स गलत, लिप नोड्स सही। जो लिप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है शरीर में, ठीक है, उसमें नलिका पाई जाती है, उनको लिप वेसिल कहा जाता है। अब लिप वेसिल के मध्य में बीच बीच में कुछ नोट्स पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, उसी को लिप नोट्स कहा जाता है। ये जो लिप नोट्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी कहना चाहिए एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, मतलब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्लियर। एड्स का एक लक्षण होता है, जैसे कि एड्स का हम लोग कई लक्षण जानते हैं, जैसे मैं पिछले वीडियो में जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे। ठीक है, वजन में कमी होना, ठीक है, 10% वजन में कमी होना, रात्रि में पसीने का आना, जीभ या माउथ में छाले का बनना, बार बार ज्वर का आना, कमजोरी या फिर थकान का लगना। ठीक है, ये सब कहना चाहिए एड्स के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। लेकिन वहाँ पर याद रखना एक और लक्षण आप लोग को बताया था मैं, लिप नोट्स में सूजन आना, ये सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि वजन में कमी आना दूसरे रोग का भी संकेत है। डायबिटीज़ में भी कहना चाहिए थकान लगती है, ठीक है, उसमें भी कहना चाहिए वजन कम होती है। ज्वर का आना, कमजोरी, पसीने, ये अन्य रोग के भी लक्षण होते हैं। लेकिन लिप नोट्स में सूजन, ये कहना चाहिए एड्स का लक्षण होता है। तो ये कहना चाहिए ये यहीं पर नहीं पाए जाते हैं,
पूरे शरीर में कहना चाहिए जो लिप वेसिल होती है वहाँ पाए जाते हैं। 8 में आप चित्र देखेंगे लिप नोड्स में सूजन, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसमें चित्र में गर्दन दोनों तरफ के जो राइट है और जो लेफ्ट है वहाँ पर भी कहना चाहिए लिप नोड्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पर कहना चाहिए सूजन आ जाते हैं। वो भी किसके लक्षण होते हैं? एड्स के लक्षण होते हैं। क्लियर। अगला है तीर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित आर्गन का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्लीन गलत, टॉन्सिल गलत, लिप नोड्स गलत। ये क्या है? थाइमस ग्लैंड्स है। क्या है ये? थाइमस ग्लैंड्स है। ठीक है, ये जो थाइमस ग्लैंड्स होते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्गन होते हैं। ये भी कहना चाहिए एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी विशेषता होती है ये केवल चाइल्ड में पाए जाते हैं। अभी हमारे शरीर में अवशेषी आर्गन के रूप में पाए जाते हैं। जब चाइल्ड की उम्र कहना चाहिए 12-13 साल की होती है, ठीक है, 12-13 साल तक ये सक्रिय रहती है। जैसे ही हम लोग 13, 14, 15 साल में प्रवेश करते हैं ये निष्क्रिय हो जाती है, मतलब अवशेषी आर्गन के रूप में पाई जाती है। ये इनकी विशेषता है। लेकिन ये माना जाता है किसी व्यक्ति में यदि थाइमस ग्लैंड से नहीं पाया जाएगा तो उनके शरीर में टी सेल से नहीं बनेगा, क्योंकि जो कहना चाहिए जो WBC है, वाइट ब्लड कार्पल्स होता है, इनका एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट्स। इनका एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कहना चाहिए बोन मेरो सेल्स में प्रवेश करते हैं या फिर बोन मेरो में प्रवेश करते हैं, वो आगे चलकर बी सेल्स बनाते हैं। और जो थाइमस ग्लैंड्स में प्रवेश करते हैं वो आगे चलकर टी सेल्स बनाते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बोन मेरो में प्रवेश करते हैं वो आगे चलकर बी सेल्स बनाएंगे, और जो थाइमस ग्लैंड्स में प्रवेश करते हैं वो टी सेल से बनाते हैं। तो मान लो कहना चाहिए किसी के शरीर में थाइमस ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है, तो उनके शरीर में कहना चाहिए टी सेल्स नहीं बनेंगे। और मान लो उनके शरीर में टी सेल्स नहीं है तो उनकी इम्यून सिस्टम इतनी कमज़ोर होती है कि कहना चाहिए वो किसी रोग के कारण क्या हो सकते हैं? डेथ हो सकते हैं। एक रोग का नाम होता है सीट, एक रोग का नाम होता है सीट, SCID, सीट। ये सीट कहने चाहिए ऐसे रोग होते हैं, मान लो कोई व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर में बी सेल्स और टी सेल्स नहीं होते हैं। यदि किसी चाइल्ड में बी सेल्स और टी सेल्स एब्सेंट है तब उनको कहना चाहिए सीड रोग कहा जाता है, और उनकी कहना चाहिए आसानी से क्या हो जाती है? दूसरे रोग के कारण तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ वातावरण क्या है? प्रदूषित है। ठीक है जी, तो ये कहना चाहिए एक बहुत ही छोटी सी आर्गन है जो केवल कहना चाहिए चाइल्ड में सक्रिय होती है, लेकिन किसी व्यक्ति में बचपन में नहीं पाया जाएगा तो उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। क्लियर। ये कहना चाहिए इसका अध्ययन हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत भी करते हैं, क्योंकि इनसे कुछ हार्मोनों का सेक्रेशन होता है। 3 प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है, थाइमोसिन 1, थाइमोसिन 2 और थाइमोसिन 3। 3 हार्मोनों का कहना चाहिए सेक्रेशन ये करते हैं। क्लियर। ये जो थाइमस ग्लैंड्स है, ये जो टॉन्सिल है, ये जो स्प्लीन है, ये मूलतः डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित नहीं है। लेकिन ये कहना चाहिए जो हमारी आहार नाल होती है इनके आसपास ये सब आर्गन पाए जाते हैं। इनके कारण कहना चाहिए यहाँ पर मैं विशेष रूप से आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूँ। ठीक है, इनका अध्ययन हम लोग पुनः वहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि कहना चाहिए पुस्तकों में आप सब इनका उल्लेख या फिर अध्ययन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत चैप्टर में पाएंगे। जो टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल का आप अध्ययन वहाँ पर करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कहना चाहिए नॉस्ट्रिल होती है, नेजल पैसेज होती है, लेरिंग्स होती है, ट्रेकिया होती है। तो लेरिंग्स के आसपास कहना चाहिए जो ग्लॉटिस होती है, एपिग्लॉटिस होती है, वहाँ पर कहना चाहिए टॉन्सिल भी दिखाई देगा। तो टॉन्सिल का अध्ययन आप चाहेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कर सकते हैं या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो थाइमस ग्लैंड्स होते हैं इनका अध्ययन आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कर सकते हैं, अंतःस्रावी तंत्र में कर सकते हैं। ठीक है, और जो थाइमस ग्लैंड्स को छोड़कर जो लिप नोड्स होते हैं उनका अध्ययन कहना चाहिए आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए आर्गन है, इसका अध्ययन हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं, वहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर चित्रों की सहायता से अध्ययन कर रहे हैं। यदि कहना चाहिए आप मेरे YouTube को 1 और 2 बार देखेंगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर। अगली क्वेश्चन है तीर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित आर्गन का नाम बताएं।
ठीक है जी। तो आपको कहना चाहिए इस आर्गन का नाम बताना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन है। माना जाता है ये आर्गन सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है। कुछ आर्गन ऐसे होते हैं जो किसी कहना चाहिए क्लास की विशेषता होती है, क्लास जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमल्स, ये सब क्लास है, ये एक वर्ग है। तो मैमल्स की कई विशेषता होती है, जिन उनमें से कहना चाहिए एक विशेषता होती है ये जो डायफ्राम नामक आर्गन होते हैं, ये जो डायफ्राम नामक आर्गन होते हैं ये मैमल्स की विशेषता होती है, केवल मैमल्स में पाई जाती है, छोटे नॉन कार्डेटा में तो नहीं पाई जाती। यहाँ तक कि फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एविज है, इन सब में ये नहीं पाई जाती है डायफ्राम, केवल मैमल्स में ये पाई जाती है। क्लियर। ये डायफ्राम का क्या कार्य है? वास्तव में डायफ्राम कहना चाहिए ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं थोरेक्स, वक्ष, और इधर को बोलते हैं एब्डोमेन, पेट। ठीक है, ये दोनों को क्या करती है? ये विभक्त करती है। डायफ्राम में कुछ मसल्स भी पाई जाती है। डायफ्राम में केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक लेयर है, इसमें कुछ मसल्स पाई जाती है जो कहना चाहिए ब्रीथिंग में सहायता करती है, श्वासोच्छ्वास में क्या करती है? सहायता करती है। जो थोरेसिक कैविटी होती है उसको छोटी और बड़ी करने में क्या करती है? ये मदद करती है ये। क्लियर। उसी प्रकार से कहना चाहिए मैमल की विशेषता है डायफ्राम का पाया जाना। मैमल के एक और विशेषता होती है, कई विशेषता होती है। कहना चाहिए मैमल की जो आरबीसी होती है, मैमल की जो आरबीसी सेल्स होती है इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती, केवल कहना चाहिए जो कैमल होती है और लामा, कैमल मतलब ऊंट, उसमें इस प्रकार से ये केंद्रक पाई जाती है अपवाद स्वरूप। बाकी किसी मैमल में कहना चाहिए केंद्रक उसमें नहीं पाई जाती है, अब्सेंट होती है। ये मैमल की क्या है? ये विशेषता होती है। मैमल का कहना चाहिए जो लोअर जा होती है, मतलब निचली जबड़े होती है, वो केवल एक बोन से बनी होती है। मैमल की कहने की जो निचली जबड़े होती है वो केवल एक बोन से बनी होती है। ठीक है जी। हायर्ड, लोअर जा केवल हायर्ड नामक एक बोन से बनी होती, ये भी उनकी विशेषता होती है। क्लियर। उसी प्रकार से कार्पस केलोसम, कार्पस केलोसम, ठीक है, ये कहना चाहिए ब्रेन में पाई जाती है, ये भी मैमल मस्तिष्क की विशेषता है। कार्पस केलोसम ब्रेन में पाई जाती है, ये केवल मैमल के ब्रेन में पाई जाती है, बाकी किसी दूसरे एनिमल के ब्रेन में नहीं पाई जाती है। याद रख लेंगे इसको। एक और विशेषता होती है, ये जो गर्दन होती है मैमल से की, इसमें केवल कहना चाहिए 7 वर्टिब्री पाई जाती है, 7 कशेरुका पाई जाती है। ठीक है, चाहे मानव का गर्दन हो, चाहे हार्स का हो, चाहे रेट का हो, चाहे टाइगर का हो, चाहे डॉग का हो, चाहे जिराफ का हो, चाहे कैमल का हो। मतलब ऐसा नहीं है जिराफ की लंबी गर्दन है तो वहाँ पर वर्टिब्री की संख्या 40 या 50 होती है, ऐसा नहीं है। जितने भी मैमल है उनमें केवल 7 वर्टिब्री पाई जाती है, 7 कशेरुका पाई जाती है। क्लियर। जो लोअर जाव होती है केवल एक बोन से बनी होती है, हायर्ड नामक बोन से। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। डायफ्राम केवल मैमल्स में पाए जाते हैं। क्लियर। मैमरी ग्लैंड्स का पाया जाना, चाइल्ड को जन्म देना, ये सब मैमल्स के क्या होते हैं? ये विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो डायफ्राम का भी पाया जाना मैमल्स की क्या होती है? विशेषता होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है लाल चिन्ह में प्रदर्शित आर्गन का नाम बताएं। तो यहाँ पर आप आर्गन का नाम बताइए। हालांकि ये कहना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो ऊपर का आर्गन होता है लगभग आस-पास स्थित होती है, क्योंकि जो फेरिंग्स होते हैं दोनों ही कहना चाहिए फेरिंग्स का अध्ययन दोनों में ही किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, आहार नाल के भाग में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। ठीक है, जैसे हम लोग आहार नाल का अध्ययन करते हैं तो पहला होता है माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस। श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे तो पहला होता है नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, फिर आगे चलकर फेरिंग्स ही मिलेगा। फेरिंग्स से कहना चाहिए दोनों का जंक्शन है। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया होता है। तो लेरिंग्स के आसपास श्वसन तंत्र में ग्लोटिस और इपीग्लोटिस भी पाई जाती है। क्लियर। तो आपको कहना चाहिए यहाँ पर नाम बताना है। क्लियर। तो यहाँ पर दिख रहा है ग्लोटिस, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है इपीग्लोटिस, यहाँ पर दिख रहा है ओकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये सब कहने चाहिए श्वसन तंत्र के आर्गन होते हैं। तो इन सब को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? लेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। लेरिंग्स को हिंदी में कहना चाहिए कंठ कहा जाता है,
और कंठ मतलब साउंड निकालने वाले आर्गन। ठीक है, जो हमारे लेरिंग्स होती है उसमें एक आर्गन पाई जाती है, याद रख लेंगे, ओकल कार्ड। यहाँ पर दिख रहा है ओकल कार्ड। वास्तव में जो ओकल कार्ड होते हैं वही कहना चाहिए साउंड उत्पादन करने वाले आर्गन होते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूँ तो ये मेरे माउथ से कहना चाहिए एक आवाज़ निकल रही है। ठीक है, तो ये किनकी सहायता से निकल रही है? लेरिंग्स के अंदर में क्या होती है? ओकल कार्ड होती है। ये ओकल कार्ड कहना चाहिए फ्रॉग में भी होती है। क्लियर? पक्षियों में कहना चाहिए आवाज़ निकालने वाली जो आर्गन होती है उसको सिरिनिक्स कहा जाता है, उसमें ओकल कार्ड या लेरिंग्स नहीं कहा जाता है। पक्षियों में आवाज़ निकालने वाली जो आर्गन होती है उसको सिरिनिक्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर उत्तर क्या है? लेरिंग्स। यहीं पर दो आर्गन याद रख लेंगे, एक है ग्लॉटिस, एक है इपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस, ये हो गया आपका ग्लॉटिस, और एक होता है इपीग्लॉटिस। इनकी भी विशेषता होती है। जो ग्लॉटिस होती है उसके ऊपर एक ढक्कन पाई जाती है, उसको इपीग्लॉटिस कहा जाता है। ग्लॉटिस के ऊपर ये कहना चाहिए ढक्कन नुमा जैसे रचना पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? इपीग्लॉटिस। अभी जैसे कि हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं तो इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को नहीं ढकती है, इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को नहीं ढकती है। लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं और भोजन को कहना चाहिए फेरिंग से ईसोफेगस में ले जाते हैं, उस समय इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को क्या कर देती है? ढक देती है, जिसके कारण जो भोजन होता है फेरिंग से ईसोफेगस में जाती है, ईसोफेगस से स्टोमक में जाती है। यदि भोजन निगलते समय, ग्रहण करते समय इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को नहीं ढक पाती है तो भोजन कभी कभार कहना चाहिए नहीं ढक पाती है तो नॉस्ट्रिल में आ जाती है। कई बार हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो जल्दबाजी में कहना चाहिए भोजन के कुछ कण नॉस्ट्रिल में आ जाते हैं। उसका मतलब यह होता है कि उस दौरान इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को नहीं ढक पाती है, सामान्य स्थिति में खुली रहती है, केवल खाने के समय, निगलते के समय कहना चाहिए उसको ढकने का कार्य करती है। तो याद रख लेंगे, जो लेरिंग्स होती है उसमें ओकल कार्ड होते हैं, वहीं पर ग्लॉटिस भी होते हैं और यहीं पर इपीग्लॉटिस भी होते हैं। क्लियर? यहीं आसपास में कहना चाहिए टॉन्सिल भी पाए जाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त आर्गन का नाम बताएं। उपर्युक्त आर्गन का नाम बताएं। ये कहना चाहिए जो दिख रही है ये बड़ी आंत है, ये कहना चाहिए क्या है? ये बड़ी आंत है, इसको कोलन कहा जाता है। पहले कहना चाहिए एसेंडिंग कोलन, इधर को डिसेंडिंग कोलन, और ये बीच वाले भाग को कहना चाहिए ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, और ये लास्ट को कहना चाहिए सिग्माइड कोलन। और ये जो कोलन होता है आगे चलकर रेक्टम और एनस। ठीक है जी, ओपन एनस कहना चाहिए ओपन द्वार होता है जिनकी सहायता से मल को हम लोग क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। ये जो एनस होती है और रेक्टम होती है इसमें कहना चाहिए इंस्फिंक्टर मसल से पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें अनैच्छिक पेशियां होती है एक प्रकार से। ठीक है, इसमें जो पाई जाने वाली जो मसल्स होती है इंस्फिंक्टर मसल। ठीक है, इनको कहना चाहिए ऐच्छिक मसल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऐच्छिक या अनैच्छिक, लगभग ये दोनों होती है। ठीक है, एनस में जो इंस्फिंक्टर मसल से पाई जाती है इसको लगभग कहना चाहिए दोनों ही दिखा रहता है। मतलब ये अनैच्छिक भी होती है और ऐच्छिक भी होती है, मतलब दोनों की बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। जिस प्रकार से हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, वो दोनों की बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। हालांकि इसमें पाए जाने वाले मसल्स को कार्डियक हृदयक मसल कहा जाता है, लेकिन इसमें दोनों के गुण उसमें पाए जाते हैं। मतलब संरचना ऐच्छिक मसल के समान होते हैं और कार्य अनैच्छिक मसल के समान कार्य होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको कहना चाहिए आर्गन का नाम बताना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं आहार नाल का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर बताया था जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। ये बीच में कहना चाहिए छोटी आंत है 6.5 मीटर। ठीक है, ये जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है यहाँ पर एक अंगुली के समान आर्गन पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, मतलब कृमि रूपी परिशेषिका। ये अवशेषी आर्गन होती है मानव में, लेकिन ये कहना चाहिए जो शाकाहारी एनिमल होते हैं 4 पैर वाले उसमें क्या होती है? वो सक्रिय होती है, उसमें सेल्यूलोज का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में ये अवशेषी आर्गन के रूप में पाया जाता है। ये माना जाता है आज से लाखों साल पहले ये सक्रिय थे, लेकिन जब आग का खोज हुआ और भोजन को हम लोग पका कर खाने लग गए तो ये क्या हो गया? ये
लेमार्क के कहना चाहिए जो अंगों का उपयोग और अउपयोग जो सिद्धांत है ये इसके ऊपर लागू होता है और ये अवशेषी हो गया। यहीं पर एक छोटी सी और आर्गन होती है, उनको कहा जाता है सीकम, उनको कहा जाता है सीकम। ये भी हमारे शरीर में लगभग अवशेषी आर्गन ही होते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए शाकाहारी एनिमल में क्या होते हैं, ये सक्रिय होते हैं और दोनों मिलकर कहना चाहिए क्या कार्य करते हैं, ये सेल्यूलोज को पचाने का कार्य करते हैं। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन गलत, ठीक है। तो छोटी आंत बड़ी आंत दोनों के बीच में एक वाल्व भी पाई जाती है, उस वाल्व को कहा जाता है इलियोसिकल वाल्व। वो ऐसे वाल्व होते हैं जो भोजन को छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने देती है, लेकिन बड़ी आंत से छोटी आंत में आने नहीं देती है। क्लियर। तो ये आर्गन क्या है, वर्मी फार्म, अपेंडिक्स और सीकम। आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बताया था ये अवशेषी होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश चाहे अधिक कॉन्सेंट्रेट भोजन लेने या फिर मसालेदार भोजन लेने या फिर कहना चाहिए हार्मोनल चेंजेस के कारण ये कभी कभार सक्रिय भी हो जाते हैं और पेट में जब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तो कौन सा रोग हो सकता है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स कहा जाता है। तब इसको ऑपरेशन द्वारा सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है और ये रोग क्या हो जाते हैं, ये ठीक हो जाते हैं। क्लियर। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है, लीवर में पाए जाने वाले उपयुक्त सेल्स का नाम बताएं। लीवर में कहना चाहिए एक सेल्स पाई जाती है। लीवर का अनेक कार्य है, सभी कार्यों का हम लोग अध्ययन कर लिए हैं, ठीक है। तो बार बार उसी कार्य का अध्ययन हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो लीवर में पाए जाने वाली एक सेल्स है, उसका आप लोगों को नाम बताना है। ये तीर चिन्ह द्वारा है, यहाँ पर सेल्स लिखा है, यहीं पर कहना चाहिए जो सेल्स का नाम था उसको हम मिटा दिए। तो आपको बताना है सेल्स का नाम। क्लियर। अल्फा सेल्स है गलत, बीटा सेल्स है गलत, डेल्टा सेल्स है गलत, गामा सेल्स है गलत। तो उत्तर क्या है, यहाँ पर कुफर सेल्स पाई जाती है, ये केवल लीवर में पाई जाती है, ठीक है। ये इनकी विशेषता है और ये भोजन में जो आए हुए कहना चाहिए जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं, उसको क्या करते हैं, ये नष्ट करने का कार्य करते हैं। क्लियर। हमारे जो फूड मटेरियल होते हैं उनमें कुछ सूक्ष्मजीवी होते हैं, उनको नष्ट कई जगह किए जाते हैं। एक तो कहना चाहिए जो सलेवरी ग्लैंड्स में सलेवा जूस बनती है, उस सलेवा जूस मतलब लार रस में कहना चाहिए लाइसोजाइम बैक्टीरिया पाई जाती है। ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया आई में भी पाई जाती है, आई में भी कहना चाहिए कोई बैक्टीरिया सूक्ष्मजीवी प्रवेश करते हैं तो ये जो लाइसोजाइम होते हैं सूक्ष्मजीवी या फिर बैक्टीरिया को क्या करती है, नष्ट करती है। यदि कहना चाहिए सलेवा जूस में इनकी मृत्यु नहीं होती और शरीर के अंदर चली जाती है तो लीवर में जो कुफर सेल्स होते हैं ये उसको क्या करते हैं, डेथ करने या फिर मारने का कार्य करते हैं। क्लियर। जो HCl होते हैं अमाशा में, वो HCl भी कहना चाहिए बैक्टीरिया को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। यदि ये भी समाप्त नहीं कर पाते हैं तो हमारे शरीर में जो WBC होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये उसको क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। जो B सेल्स होते हैं एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, वो भी कहना चाहिए बैक्टीरिया सूक्ष्मजीवी को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है। मतलब हमारे शरीर में कहना चाहिए इनेट रूप से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से क्या पाई जाती है, इम्यून सिस्टम पाई जाती है। इसी कारण कहना चाहिए हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करते रहते हैं और हमारे शरीर में एंटीबॉडी होते हैं, वो उसको नष्ट करते रहते हैं और हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमार कब पड़ते हैं, जब एंटीजन प्रभावी हो जाते हैं, एंटीबॉडी कमज़ोर हो जाते हैं, तब हम लोग कहना चाहिए रोगी हो जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति में कहना चाहिए, किसी भी व्यक्ति में यदि इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है तो जनरली तौर पर उसमें कोई भी बीमारी या फिर कोई रोग होने की संभावना नहीं होती है। क्लियर। तो ये कहना चाहिए यहाँ पर ये चैप्टर यहीं पर जो पार्ट 6 एवं 7 यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग पुनः अध्ययन करेंगे पार्ट 8 एवं 9। ये डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे चित्रों की सहायता से अध्ययन कर रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बायोलॉजी के प्रति बढ़ेगा और आपके जो नॉलेज है उसमें कहना चाहिए एकाएक क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है जी। तो आज के लिए केवल इतना ही।